कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो में, जहां शुन ताकाहारा नाम का एक हाई स्कूल का लड़का अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन लाइफ में सब कुछ बहुत आसान लगने की वजह से वो हमेशा बोरियत महसूस करता है। एक दिन अपनी इस बोरिंग लाइफ से छुटकारा पाने के लिए वो मन ही मन भगवान से कुछ चैलेंजिंग होने की दुआ मांगता है। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी वो विश इतनी भयानक तरीके से पूरी होगी। अचानक क्लासरूम में एक अजीब सी दारुमा गुड़िया हाजिर होती है। पहले तो सबको लगा कि ये कोई नॉर्मल खिलौना है, पर अगले ही पल गुड़िया हिलने लगती है और गेम का अनाउंसमेंट करती है। गेम बहुत सिंपल है, रेड लाइट ग्रीन लाइट। जब गुड़िया दूसरी तरफ घूमकर बोलेगा तब स्टूडेंट्स हिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ मुड़कर देखेगी सबको पत्थर की तरह स्टिल हो जाना होगा। शुरू में स्टूडेंट्स को लगा कि ये कोई मजाक है, पर जब दो लड़के भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं तो गुड़िया अचानक घूमकर देख लेती है। पलक झपकते ही उनके सिर उड़ जाते हैं। पूरे क्लासरूम में खून फैल जाता है। डर के मारे सब जम जाते हैं। दरवाजा बंद है। गेम खत्म होने तक कोई बाहर नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स को आखिरकार समझ आता है कि ये ऐसा खेल है जहां जरा सी हलचल का मतलब है पक्की मौत। चारों तरफ दहशत फैल जाती है। कुछ लोग रोने लगते हैं तो कुछ डर से चिल्लाते हैं। लेकिन साताके नाम का एक लड़का जल्दी समझ जाता है कि वे किस खेल में फंसे हैं। वो सबको बताता है कि ये जापानी बच्चों का एक गेम है जिसका नाम दारुमा सान गालुरुंडा है। गुड़िया पीछे मुड़कर बार बार एक ही सेंटेंस बोलती रहेगी। जब तक वो बोल रही है तब तक स्टूडेंट्स को टीचर की टेबल के पास रखे बटन की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सेंटेंस खत्म होते ही गुड़िया घूमकर देखेगी और उस वक्त अगर कोई हिला तो उसकी बॉडी छोटे छोटे लाल बॉल्स की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। पूरा क्लासरूम डर से सन्न हो जाता है। सब कांप रहे हैं और रो रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी साताके फिर से बोलता है। वो बताता है कि शायद उसे गेम खत्म करने का एक तरीका पता है। वो दारुमा गुड़िया के पीछे की तरफ इशारा करके सबको कहता है कि वहाँ एक बटन है, अगर कोई उस बटन को दबा दे तो गेम बंद हो जाएगा। ये सुनकर एक स्टूडेंट रिस्क लेने का फैसला करता है। गुड़िया जब धीरे धीरे अपना फिक्स्ड सेंटेंस बोल रही थी तब वो स्टूडेंट बटन के पास पहुंचने की उम्मीद में अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन गुड़िया जल्दी समझ जाती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अचानक वो सेंटेंस बहुत तेजी से खत्म कर देती है और घूमकर देखती है। स्टूडेंट उस वक्त भी हिल रहा था। अगले ही सेकंड उसका सिर पॉपकॉर्न की तरह ब्लास्ट हो जाता है। दोबारा चारों तरफ खून फैल जाता है। अब स्टूडेंट्स एक और डरावनी चीज नोटिस करते हैं। गुड़िया के पीछे एक टाइमर चल रहा है और गेम खत्म होने में 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। दहशत और बढ़ जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स अपना कंट्रोल खो देते हैं और गुड़िया की तरफ दौड़ने लगते हैं इस उम्मीद में कि वही पहले बटन दबाएंगे। लेकिन गलत टाइम पर हिलने की वजह से गुड़िया बार बार घूमकर देखने लगती है और एक के बाद एक सबका सिर फटने लगता है। बस कुछ ही सेकंड्स में लगभग पूरी क्लास खत्म हो जाती है। जब सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं तब केवल 2 ही स्टूडेंट्स जिंदा बचते हैं, शुन और साताके। अब और कोई रास्ता न देख वे दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। साताके जल्दी से झुक जाता है और शुन को अपनी पीठ के ऊपर से जंप करने को कहता है ताकि वो बटन को टच कर सके। बिल्कुल सही टाइम पर शुन आगे की तरफ जंप लगाता है। टाइमर खत्म होने से सिर्फ 1 सेकंड पहले वो गुड़िया के पीछे का बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही दारुमा गुड़िया हिलना बंद कर देती है। वो शांति से अनाउंस करती है कि गेम खत्म हो गया है। शुन और साताके दोनों ही राहत महसूस करते हैं। वे मुस्कुराते हुए सेलिब्रेट करने लगते हैं, ये सोचकर कि वे साथ में बच गए हैं। लेकिन अगले ही पल बूम, साताके का सिर अचानक फट जाता है। शुन डर के मारे जम जाता है। गुड़िया तब ठंडी आवाज में अनाउंस करती है कि केवल जिसने बटन दबाया है वही इस गेम में विनर है। चूंकि शुन ने बटन दबाया था इसलिए सिर्फ वही विनर है। साताके मर चुका है। शुन को यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या हो गया। अपने क्लासमेट्स की लाशों के बीच खड़े होकर वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, इस उम्मीद में कि स्कूल के बाहर का शायद कोई उसकी आवाज सुन ले। लेकिन अचानक दारुमा गुड़िया फिर से बोल पड़ती है। एक अजीब सी आवाज में वो कहती है, मैं चूहा हूँ और बिल्ली आ रही है। किसी को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन ये अगले गेम का कोई सिग्नल लगता है। ठीक उसके बाद क्लासरूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है। दरवाजे पर शुन की बचपन की दोस्त इचा आकामोतो खड़ी है। वो पूरी तरह से डरी हुई और हैरान है। शुन जल्दी से उसके पास दौड़ कर जाता है और जानना चाहता है कि क्या हुआ। इचा बताती है कि उसने भी अपने क्लासरूम में यही दारुमा गेम खेला है, लेकिन उसके केस में जब उसने बटन दबाया था तब उसके सारे क्लासमेट्स पल भर में मर गए थे। ये सुनकर शुन को समझ आता है कि उसके साथ भी ठीक वही हुआ है। वे दोनों बुरी तरह टूट जाते हैं। वे फैसला करते हैं कि अभी पुलिस को फोन करना जरूरी है। शुन जल्दी से अपना फोन निकाल कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं है। फिर भी बचने की उम्मीद में वे स्कूल से बाहर निकलकर मदद मांगने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो एक भयानक चीज नोटिस करते हैं। स्कूल का हर दरवाजा बंद है। सिर्फ एक दरवाजा खुला है जो जिम्नेजियम की तरफ जाता है और कोई रास्ता न होने की वजह से शुन और इचा अंदर चले जाते हैं। उनके घुसते ही पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वे फिर से फंस गए हैं, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं हैं। जिम्नेजियम के बीच में पहले से ही कई और स्टूडेंट्स खड़े हैं। उनमें से कुछ ने तो चूहे की ड्रेस भी पहन रखी है। शुन के पास जाते ही फर्श पर कुछ अजीब जापानी लिखावट दिखती है। ध्यान से पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि ये अगले गेम के रूल्स हैं। वहाँ लिखा है, जीतने के लिए बिल्ली को घंटी दो। जब सब इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी चूहे की ड्रेस पहने एक स्टूडेंट दूसरों को वार्न करता है। वो कहता है कि सबको जल्दी से चूहे वाली ड्रेस पहन लेनी चाहिए, क्योंकि जो ड्रेस नहीं पहनेंगे उनके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, जिम्नेजियम के बीच का फर्श अचानक फट जाता है। उस गड्ढे से एक बड़ी मानेकीने को मूर्ति यानी एक विशाल लकी बिल्ली धीरे धीरे ऊपर आती है।
ठीक उसी वक्त गाना बजने लगता है। अचानक वो विशाल बिल्ली जिंदा हो जाती है। बिना किसी वार्निंग के वो आगे बढ़ती है और चूहे की ड्रेस पहने एक स्टूडेंट को एक ही बार में निगल जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं। स्टूडेंट्स डरकर चारों तरफ भागने लगते हैं और दानव बिल्ली पूरे जिम्नेजियम में उनका पीछा करना शुरू कर देती है। एक मोड़ पर बिल्ली इचिका की तरफ बढ़ती है। शुन को लगता है कि वो शायद इचिका को खा जाएगी, लेकिन अजीब बात है कि बिल्ली उस पर हमला नहीं करती। इसके बजाय वो अचानक अपना सिर घुमाकर अपनी स्प्रिंग जैसी लंबी गर्दन जिम्नेजियम के दूसरे कोने तक फैला देती है और चूहे की ड्रेस पहने कुछ और स्टूडेंट्स को निगल जाती है। कोर्ट पर दौड़ते समय इचा फर्श पर एक घंटी लुढ़कते हुए देखती है। उसी समय शुन एक जरूरी चीज नोटिस करता है। बिल्ली के गले में एक कॉलर है और वहाँ से एक बास्केटबॉल हूप लटक रही है। अचानक फर्श पर लिखे सिग्नल का मतलब साफ हो जाता है, बिल्ली को घंटी दो। शुन जल्दी से सबको घंटी के बारे में बताता है। बास्केटबॉल टीम का एक स्टूडेंट घंटी को लपक लेता है और इचा से उसे अपनी तरफ पास करने को कहता है। वो बिल्कुल सही निशाने से घंटी को हूप की तरफ फेंकता है, लेकिन घंटी अंदर जाने से ठीक पहले दानव बिल्ली उस शॉट को रोक देती है। फिर वो पूरी ताकत से घंटी को वापस फेंकती है, जो उस स्टूडेंट को दीवार के साथ कुचल देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद बिल्ली सीधा शुन की तरफ देखती है, लेकिन हैरानी की बात है कि वो उस पर भी हमला नहीं करती, बल्कि वो घूमकर चूहे की ड्रेस पहने एक दूसरे स्टूडेंट को खा जाती है। ठीक उसी पल शुन को आखिरकार एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। बिल्ली असल में चूहों का शिकार कर रही है। वो जल्दी से सबको चिल्लाकर चूहे वाली ड्रेस उतारने के लिए कहता है। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी उन्हें उतार देते हैं, ये सोचकर कि वे अब सेफ हैं। लेकिन अचानक बिल्ली फिर से हलचल शुरू कर देती है और इस बार वो ड्रेस पहनी हो या नहीं, सबको अटैक करना शुरू कर देती है। जिम्नेजियम में फिर से अफरा तफरी मच जाती है। बचने की उम्मीद में स्टूडेंट्स जिसे जहाँ जगह मिलती है वहीं भागने लगते हैं। इस दहशत के बीच इचा घंटी के ठीक पास फर्श पर गिर जाती है। उसी समय वे टाइमर नोटिस करते हैं। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। दानव बिल्ली धीरे धीरे इचा की तरफ बढ़ती है और उसे खाने के लिए अपना विशाल मुंह खोलती है, लेकिन काटने के ठीक पहले शुन अचानक चूहे की ड्रेस पहनकर हाजिर होता है। वो बिल्ली के सामने इधर उधर दौड़कर उसका ध्यान भटका देता है। वो जानवर तब उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दौड़ते समय शुन चिल्लाकर किसी को घंटी फेंकने के लिए कहता है, लेकिन बास्केटबॉल प्लेयर का हाल देखकर सब डर के मारे दुबक गए हैं। कोई अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक तभी एक अजीब बात होती है। चूहे की ड्रेस पहने होने की वजह से शुन को अचानक एक आवाज सुनाई देती है। ये बिल्ली की आवाज है और किसी तरह वो बिल्ली की बात समझ पा रहा है। शुन ध्यान से सुनता है और उसे समझ आता है कि बिल्ली बार बार कह रही है कि उसकी पीठ पर बहुत खुजली हो रही है। वो चाहती है कि कोई उसकी पीठ खुजला दे ताकि वो आराम से सो सके। अब जब वो बिल्ली की भाषा समझ गया है, शुन जल्दी से उसके पीछे दौड़ता है और उछलकर पीठ पर चढ़ जाता है। वो रस्सी पकड़कर लटक जाता है और बिल्ली की पीठ खुजलाना शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह है कि दानव बिल्ली वाकई इसे एंजॉय कर रही है। वो हमला करना रोक देती है और ज्यादा खुजलाने की डिमांड करती है, पर शुन जानता है कि वो अकेला इसे ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो दूसरे स्टूडेंट से मदद मांगता है। इचा सबसे पहले उछलकर बिल्ली की पीठ पर चढ़ती है और उसकी मदद करने लगती है। जल्द ही दूसरे स्टूडेंट्स भी ऊपर आ जाते हैं और सब मिलकर बिल्ली की पीठ खुजलाने लगते हैं। कुछ देर बाद दानव बिल्ली आखिरकार सो जाती है। अब यही उनके पास सबसे अच्छा मौका है। शुन घंटी उठा लेता है और हूप के अंदर फेंकने के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक दूसरे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। उन्हें पहले गेम की बात याद आ जाती है जहां सिर्फ एक ही बचा था। अब वे बहस करने लगते हैं कि घंटी असल में कौन फेंकेगा। उनकी तेज आवाज की वजह से बिल्ली जाग जाती है। एक पल में दानव बिल्ली 2 स्टूडेंट्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब उसे दोबारा सुलाने जैसा टाइम नहीं है। जल्दी से दिमाग चलाकर शुन एक नया प्लान बनाता है। वो एक फटा हुआ बास्केटबॉल लेता है, फिर इचा से कहता है कि घंटी लेकर उसके साथ लॉकर रूम में आए। कुछ देर बाद वे वापस आते हैं। घंटी अब फटे हुए बास्केटबॉल के अंदर छिपी है और एक चूहे की ड्रेस से लिपटी हुई है। शुन और इचा 2 तरफ से बिल्ली की ओर बढ़ते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए कि असल में घंटी कौन फेंकेगा। दौड़ते समय शुन बास्केटबॉल को इस तरह दिखाता है जैसे सब सोचें कि यही असली थ्रो है। बिल्ली भी इचा की तरफ ध्यान देती है ताकि उसका शॉट रोक सके, लेकिन ये शुन के प्लान का ही हिस्सा था। लास्ट मोमेंट पर वो दिखाता है कि घंटी असल में बॉल के अंदर छिपी है और वो उसे हूप की तरफ फेंक देता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका निशाना मिस हो जाता है। घंटी बास्केट के ठीक नीचे गिर जाती है। सबको लगा कि गेम शायद यहीं खत्म हो गया, लेकिन तभी अमाया नाम का एक बहादुर स्टूडेंट बिल्ली के ऊपर से जंप लगाता है। वो बॉल को लपक लेता है और बिल्कुल बास्केटबॉल डंक की तरह जोर से हूप के अंदर डाल देता है। घंटी अंदर चली जाती है। एकदम लास्ट सेकंड पर वे चैलेंज जीत जाते हैं। दानव बिल्ली तुरंत बेजान हो जाती है। कुछ सेकंड बाद वो दोबारा एक्टिव होती है, सिर्फ विनर्स के नाम अनाउंस करने के लिए, अमाया, शुन और इचा। लेकिन तभी शुन एक अजीब चीज नोटिस करता है। कोई दूसरा स्टूडेंट हिल नहीं रहा है। वो जब पास जाकर देखता है तो अमाया एक लोहे की रॉड लेकर घूम रहा है और हर स्टूडेंट को मारकर बेहोश कर रहा है। ये लड़का पूरी तरह पागल हो गया है। अमाया धीरे धीरे शुन और इचा की तरफ बढ़ता है और एक पागलों वाली बात कहता है। वो कहता है कि भगवान ने उन्हें चुना है और सिर्फ चुने हुए लोगों को ही जिंदा रहने का हक है। ये सुनकर इचा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि वो पूरी तरह सनकी है। वो ये भी कहती है कि वो कभी अपनी तुलना शुन से न करे। अमाया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में इचा की तरफ बढ़ता है और शुन जल्दी से उसके सामने खड़ा होकर उसे रोकता है, लेकिन ठीक उसी पल दानव बिल्ली अचानक रूम के अंदर गैस छोड़ देती है। कुछ ही सेकंड्स में वे तीनों होश खो देते हैं और फर्श पर गिर जाते हैं। इधर पूरी दुनिया में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मीडिया में खबरें आने लगती हैं कि बहुत से यंग लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। उसी समय अलग अलग शहरों के आसमान में अचानक विशाल साइज के तैरते हुए क्यूब या घनक दिखाई देते हैं। कोई नहीं जानता कि
कि ये कहां से आए हैं। इन क्यूब्स में से एक के अंदर शुन को धीरे धीरे होश आता है। वो चारों तरफ देखता है और एक दूसरे स्टूडेंट को देखता है जिसका नाम ताई है, शुन का एक पुराना क्लासमेट जो कुछ साल पहले दूसरे स्कूल चला गया था। उसके अलावा रूम में 2 और स्टूडेंट्स हैं, तिरा और ता। वे बताते हैं कि वे भी अपने अपने स्कूल में दारूमा गेम और दानव बिल्ली के चैलेंज से बचकर आए हैं। बात करते समय शुन अचानक एक अजीब बात नोटिस करता है। इस रूम में मौजूद सबका सरनेम इंग्लिश के टी लेटर से शुरू होता है। इससे उसे लगता है कि विनर्स को शायद अल्फाबेट के बेस पर अलग अलग रूम में रखा गया है। फिर शुन को कुछ ऐसा याद आता है जो उसे चिंता में डाल देता है। इचा का सरनेम आकामोतो है। इसका मतलब वो शायद किसी दूसरे रूम में है, मुमकिन है कि अमाया के साथ। लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से शुन के लिए इचा की मदद करना मुमकिन नहीं है। मदद की उम्मीद में शुन जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है, लेकिन तिरा जो खुद को बहुत इंटेलिजेंस समझता है उसे रोक देता है। वो कहता है कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। इसके बाद वो रूम के अंदर एक होलोग्राम स्क्रीन चालू करता है। स्क्रीन पर पूरी दुनिया के आसमान में तैरते उन विशाल क्यूब्स की खबरें दिख रही थी। तभी उन्हें असली सच समझ आता है। वे उन्हीं क्यूब्स में से एक के अंदर फंसे हुए हैं और अब अगले गेम के लिए वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देना शुरू करता है। सबको हैरान करते हुए बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। 4 छोटी कोकुशी गुड़िया रूम के अंदर चलकर आती हैं। गुड़िया में से एक तिरा की तरफ देखकर उसे अगला गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है। अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा भरोसा होने की वजह से तिरा बिना कुछ सोचे समझे राजी हो जाता है। गुड़िया तब गेम के रूल्स समझाती है। ये एक ट्रेडिशनल गेम है जिसका नाम कागोमे है। इस गेम में एक प्लेयर आंखें बंद करके बीच में बैठा रहेगा और आत्माएं उसके चारों तरफ गोल घूमकर गाना गाएंगी। गाना रुकने के बाद प्लेयर को 10 सेकंड का टाइम मिलेगा ये बताने के लिए कि उसके ठीक पीछे कौन सी आत्मा खड़ी है। अगर गलत जवाब दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। तिरा ने सोचा था कि गेम बहुत आसान है। वो बीच में बैठकर आंखें बंद कर लेता है। गुड़िया एक अजीब सा गाना गाते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगती है, लेकिन गाना रुकते ही तिरा घबरा जाता है। वो जल्दी से जवाब देता है पर उसका जवाब गलत था। गुड़िया में से एक आंख खोलती है और तिरा के ऊपर एक अजीब लाइट की किरण फेंकती है। अचानक तिरा अपने शरीर से कंट्रोल खो देता है। उसका सिर बार बार फर्श पर तब तक पटकता रहता है जब तक कि उसकी खोपड़ी फट नहीं जाती। उसे मारने के बाद गुड़िया ता को खेलने के लिए बुलाती है। वो बुरी तरह डर जाता है और पहले तो मना कर देता है, लेकिन गुड़िया उसे बताती है कि अगर उसने मना किया तो उसे मरना ही होगा। इसलिए और कोई रास्ता न होने की वजह से वो भी खेलने के लिए बैठ जाता है। जब उसके पीछे कौन है ये अंदाजा लगाने का टाइम आता है तो ता इतना डर जाता है कि जवाब देने में बहुत देर कर देता है। 10 सेकंड बीत जाते हैं और वो तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोकुशी गुड़िया उसे घेर लेती है। इस बार किरण का इस्तेमाल करने के बजाय हर गुड़िया उसका एक एक पैर पकड़कर अलग अलग दिशा में खींचने लगती है। उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब सिर्फ शुन और ताई बचे हैं। गुड़िया ताई को खेलने के लिए बुलाती है तो शुन समझ जाता है कि वो इतना डरा हुआ है कि गेम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए वो जल्दी से आगे आता है और उसकी जगह खुद खेलने का ऑफर देता है। शुन रूम के बीच में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। गुड़िया फिर से वही अजीब गाना गाकर शुन के चारों तरफ घूमने लगती है। गाना रुकने के बाद शुन बहुत सावधानी से हर आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे एक गुड़िया अचानक बोल पड़ती है कि समय खत्म हो गया है। ठीक उसी पल शुन जोर से चिल्लाकर अपने पीछे वाली गुड़िया का नाम बता देता है। गुड़िया बार बार कहती है कि टाइम खत्म, लेकिन शुन शांति से एक बात समझाता है। वो बताता है कि उसने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड किया है। जब वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो दिखता है कि जवाब देने से पहले सिर्फ 6 सेकंड बीते थे, यानी उसने असल में तय समय के अंदर ही जवाब दिया है। गुड़िया क्यूरियस होकर जानना चाहती है कि उसे ये कैसे पता चला। शुन समझाता है कि पिछले राउंड्स में गुड़िया हर बार एक ही पोजीशन पर थी। इसके अलावा हर बार टाइम खत्म होने का अनाउंसमेंट एक ही गुड़िया कर रही थी, इसलिए शुन सिर्फ उस आवाज को सुनने का वेट कर रहा था और उसी का इस्तेमाल करके उसने कंफर्म किया कि कौन सी गुड़िया कहाँ खड़ी है। चूंकि उसने 10 सेकंड के अंदर सही जवाब दिया है, गुड़िया अचानक धूल में मिल जाती है। उनकी राख से फर्श पर एक छोटी चाबी निकल आती है। रूम में अब और कोई रुकावट न होने की वजह से शुन और ताई चाबी उठा लेते हैं और एक साथ रूम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वे जैसे ही कॉरिडोर में कदम रखते हैं एक अजीब सीन देखते हैं। एक दूसरा स्टूडेंट डर के मारे उनकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। उसके पास भी एक चाबी है और एक कोकुशी गुड़िया उसका पीछा कर रही है। लड़का जल्दी से उन्हें वार्न करता है कि ये गुड़िया सिर्फ अकेले रहने वाले लोगों पर ही हमला करती है। अगर वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ रहेंगे तो गुड़िया उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए वे तीनों जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। गुड़िया उनके पास आती है, ये चेक करती है कि वे वाकई साथ हैं या नहीं, और इसके बाद शांति से किसी दूसरे अकेले स्टूडेंट की तलाश में चली जाती है। अब शुन की टीम के पास 2 चाबियां हैं। क्यूब के लंबे कॉरिडोर में चलते समय उन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे आवाज की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि चिल्लाने वाली लड़की इचा है। उसका भी वही अकेली रहने वाली गुड़िया पीछा कर रही है। बिना कुछ सोचे शुन दूसरों का हाथ छोड़ देता है और सीधा इचा की तरफ दौड़ लगाता है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर गुड़िया के पकड़ने से पहले वो इचा को जकड़कर अपने पास खींच लेता है। कुछ देर बाद दूसरे एक कॉरिडोर में 2 और स्टूडेंट्स कुछ अजीब देखते हैं। दीवार के अंदर एक विशाल लकड़ी का सिर फंसा हुआ है। उसके माथे पर एक टाइमर चल रहा है और उसके नीचे 7 चाबियों के छेद हैं। शुन की टीम जब वहां पहुंचती है तो वे देखते हैं कि उन 2 स्टूडेंट्स के पास भी 2 चाबियां हैं। सब मिलकर हिसाब लगाते हैं और उन्हें समझ आता है कि उनके पास अब 4 चाबियां हैं, लेकिन अभी भी 3 चाबियां बाकी हैं। टाइमर दिखा रहा है कि उनके हाथ में सिर्फ 2 मिनट से कुछ ज्यादा का समय है। सब दहशत में आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने फर्श पर 3 चाबियां आकर गिरती हैं। कुछ देर बाद अमाया वहां हाजिर होता है। अमाया एक दूसरे स्टूडेंट को साथ लेकर आता है, जिसे वो असल में उस अकेली रहने वाली गुड़िया को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब आखिरकार उनके पास 7 चाबियां हैं, लेकिन
आगे बढ़ने से पहले अमाया उस स्टूडेंट को कूड़े की तरह एक तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो शांति से इस टीम में शामिल होने की बात कहता है और बताता है कि अगले स्टेप पर जाने के लिए सबको इन चाबियों की जरूरत है और कोई रास्ता न होने की वजह से टीम उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वे लकड़ी के सिर में 7 चाबियां लगा देते हैं। साथ ही दीवार खुल जाती है और क्यूब के और अंदर जाने का एक टनेल या सुरंग दिखाई देती है। अंदर जाने से पहले वो विशाल सिर उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहता है। इसके बाद सिर गायब हो जाता है और टीम सुरंग से चलना शुरू करती है। जब वे दूसरे कोने पर पहुंचते हैं तो वे खुद को बर्फ से ढकी एक दुनिया के बीच पाते हैं। अचानक जमीन कांपने लगती है। कुछ देर बाद ही उन्हें इसकी वजह दिखती है। एक विशाल पोलर बियर पहाड़ के ऊपर से स्नोबोर्डिंग करते हुए नीचे आ रहा है और एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह करतब दिखा रहा है। इस अजीब परफॉर्मेंस को खत्म करके भालू उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अगले चैलेंज का अनाउंसमेंट करता है। भालू बताता है कि उसे झूठ से नफरत है, इसलिए ये गेम उनकी ईमानदारी का टेस्ट होगा। रूल्स बहुत सिंपल हैं। वो सवाल पूछेगा और सबको ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो भालू हवा को सूंघकर उसे पकड़ लेगा। तब टीम को तय करना होगा कि झूठा कौन है। अगर वे सही इंसान को चुन लेते हैं तभी वे अगले स्टेप पर जा पाएंगे। भालू एक आसान सवाल से शुरुआत करता है। वो सबसे पूछता है, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? ये सोचकर कि गेम बहुत आसान होगा, सबको थोड़ी राहत मिलती है। सब जवाब देते हैं, लेकिन ठीक उसके बाद भालू हवा सूंघना शुरू कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि उसे झूठ की महक आ रही है। चूंकि किसी एक ने रूल तोड़ा है, इसलिए अब टीम के पास 2 मिनट का टाइम है ये तय करने के लिए कि झूठ किसने बोला है। थोड़ी बहस के बाद उनमें से ज्यादातर लोग उस स्टूडेंट को आरोपी ठहराते हैं जिसे शुन और इचा ने पहले बचाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के विशाल भालू अपने बड़े हाथ से एक थप्पड़ मारता है। लड़के की बॉडी पल भर में कुचल जाती है। अब भालू अगले सवाल पर आ जाता है। वो सबसे पूछता है कि क्या वे शुन को पसंद करते हैं। इचा और ताई दोनों बताते हैं कि वे उसे पसंद करते हैं। अमाया भी कहता है कि उसे शुन पसंद है, लेकिन सबके जवाब खत्म होने के बाद भालू दोबारा कहता है कि उनमें से किसी एक ने झूठ बोला है। इचा तुरंत अमाया की तरफ उंगली दिखाकर कहती है कि उसने तो पहले ही उन्हें मारने की कोशिश की थी। जब वे बहस कर रहे थे, शुन अचानक कुछ अजीब सोचने लगता है। कोई ये जानते हुए भी कि कोई मर सकता है, भला झूठ क्यों बोलेगा? भालू अचानक हंस पड़ता है। वो कहता है कि शुन आखिरकार बात को समझने लगा है। इसके बाद भालू एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि उसका एक साथी इंसानी भेष में उनके बीच छिपा है और वही झूठ बोल रहा है ताकि बाकी लोग एक एक करके मारे जाएं। ये सुनने के बाद दूसरे स्कूल के 2 स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं। वे अचानक ताई पर शक करते हैं। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था। शुन, इचा और अमाया सब एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वे गेम से पहले ही एक दूसरे को जानते थे। लेकिन ताई दूसरे स्कूल से आया है और बाद में उनके साथ शामिल हुआ है, इसलिए उन्हें यकीन है कि ताई ही वो बहरूपिया है। शुन और इचा जल्दी से उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर दूसरे उनकी बात सुनते ही नहीं। लास्ट मोमेंट पर वे ताई के खिलाफ वोट दे देते हैं। अचानक ताई की बॉडी कुचलकर खून के ढेर में बदल जाती है। अब सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स बचे हैं। भालू अगले सवाल की तैयारी करता है, लेकिन उसके बोलने से पहले शुन अचानक आगे आ जाता है। वो कहता है कि उसने असली धोखेबाज को पहचान लिया है। भालू रुक जाता है और क्यूरियोसिटी के साथ शुन की तरफ देखता है। तब शुन एक हैरान करने वाली बात कहता है। वो कहता है कि ये पोलर बियर ही असली झूठा है। भालू कंफ्यूज हो जाता है। तब शुन अपना लॉजिक समझाता है। वो बताता है कि ताई ने मरने से पहले असल में उसे ये समझने में मदद की थी। जब ताई का खून भालू के हाथ पर गिरा था तब उसकी बॉडी का सफेद रंग थोड़ा सा धुल गया था। उस रंग के नीचे काले बाल दिखाई दिए थे। इसका मतलब ये जानवर कभी पोलर बियर था ही नहीं। ये असल में एक काला भालू था जिसने दूसरे का भेष बना रखा था। चूंकि भालू ने अपनी बॉडी के रंग को लेकर ही झूठ बोला था। शुन तब एक जरूरी बात समझ जाता है। अगर उसने इस बारे में झूठ बोला है तो उसकी कही दूसरी सारी बातें भी शायद झूठ ही हों। इसका मतलब उनके बीच कभी कोई धोखेबाज था ही नहीं। भालू सिर्फ उनके साथ धोखा कर रहा था ताकि वे एक दूसरे पर शक करें और खुद ही अपने आप को खत्म कर लें। ये सब सुनकर दानव भालू को बहुत गुस्सा आता है। वो अचानक हवा में उछलता है और अपनी बॉडी से टीम को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन शुन और बाकी लोग जल्दी से हट जाते हैं। भालू का निशाना चूक जाता है और वो सीधा पास के एक गर्म पानी के झरने में जा गिरता है। खौलता हुआ पानी जानवर को अंदर से जला देता है। बॉडी गलने की वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। आखिरकार दानव हार मान लेता है। गायब होने से पहले वो जिंदा बचे मेंबर्स को बता देता है कि अगले चैलेंज के लिए उन्हें कहां जाना है। जल्द ही शुन, इचा और अमाया नई जगह पहुंच जाते हैं। वहां कुछ अजीब गुड़िया की टीम उनका वेलकम करती है। गुड़िया अनाउंस करती है कि अब फाइनल चैलेंज शुरू होगा। इस खेल का नाम किक द कैन है। ये लुका छिपी के खेल का एक डरावना वर्जन है। गुड़िया रूल्स समझाती हैं। एक प्लेयर को आकुमा के रूप में चुना जाएगा, जिसका मतलब है वो दानव जो दूसरों को ढूंढेगा। खेल शुरू होने से पहले आकुमा को ऊंचाई पर रखे एक कैन को लेकर जमीन पर बने एक सर्कल के ठीक बीच में रखना होगा। जब आकुमा ये कर रहा होगा, बाकी प्लेयर्स को जल्दी से कहीं छिप जाना होगा। अगर वे सूर्यास्त तक छिपे रह सके तो वे जीत जाएंगे, लेकिन आकुमा भी जीत सकता है। अगर आकुमा किसी को ढूंढ लेता है तो उसे उसका नाम लेकर चिल्लाना होगा और कैन पर पैर रखना होगा। ऐसा करते ही वो इंसान बंदी बन जाएगा और खेल खत्म होने तक जेल में बंद रहेगा। लेकिन गुड़िया एक और रूल बताती है। बंदी प्लेयर्स को चाहे तो आजाद कराया जा सकता है। अगर आजाद प्लेयर्स में से कोई कैन को लात मारने में कामयाब हो जाता है तो सारे बंदी छूट जाएंगे। लेकिन इसमें एक भयानक बात छिपी है। कैन के अंदर विस्फोटक रखा है। जिस पल कोई कैन को लात मारेगा वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, यानी जो इंसान सबको बचाएगा वो उसी वक्त मर जाएगा। शॉर्ट में कहें तो टारगेट बहुत सिंपल है। जिंदा बचे लोगों को सूर्यास्त तक छिपे रहना होगा, लेकिन आकुमा को कम से कम 3 लोगों को पकड़ना होगा और आखिरी बचे हुए इंसान को कैन को लात मारने से रोकना होगा। सब कुछ समझाने
समझाने के बाद गुड़िया में से एक अपने मुंह से कुछ लकड़ी की स्टिक्स निकालती है ताकि लॉटरी की जा सके और ये तय हो सके कि आकुमा कौन बनेगा। सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके बाद रिजल्ट आता है। चुना गया प्लेयर अमाया है। उनके बीच सबसे खतरनाक और हिंसक इंसान। बाकी सब डर के मारे जम जाते हैं। खेल शुरू होने वाला है, लेकिन गुड़िया के सिग्नल देते ही अमाया अचानक एक स्टूडेंट को कैन की तरफ लात मारता है और किसी के छिपने का टाइम मिलने से पहले ही कैन को नीचे गिरा देता है। वो कैन उठाकर सर्कल के बीच में रखता है और दूसरों का शिकार करना शुरू कर देता है। बहुत जल्दी ही वो दूसरे स्कूल के उन दो स्टूडेंट्स को पास की एक जगह छिपे हुए ढूंढ लेता है। वे दोनों मिलकर उस पर हमला करने और मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया उनके मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। दो लोग मिलकर भी अमाया से आसानी से हार जाते हैं। अमाया उन्हें पकड़ लेता है और जेल के अंदर बंद कर देता है। बहुत पास ही इचा छिपी हुई सब कुछ देख रही थी, लेकिन अमाया जब कैन पर पैर रख रहा था तब इचा गलती से थोड़ा सा हिल जाती है। अमाया तुरंत उसे नोटिस कर लेता है। अब वो ठीक से जानता है इचा कहाँ है। वो ये भी समझ जाता है कि शुन जरूर आसपास ही कहीं होगा। अमाया को आता देख शुन जल्दी से एक भारी चीज के साथ रस्सी बांधकर कैन के पास पहुंचने के लिए नीचे उतरना शुरू कर देता है। इधर अमाया उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ता है जहां उसने इचा को देखा था। वो अंदर घुसने के लिए दरवाजे पर जोर जोर से धक्के देने लगता है। इचा जल्दी से एक जरूरी बात समझ जाती है। अगर वे दोनों साथ रहे तो दोनों ही पकड़े जाएंगे, इसलिए वो शुन के लिए थोड़ा टाइम बचाने का फैसला करती है। वो बिना शोर किए कमरे से बाहर निकलकर नीचे आती है और अमाया के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन इचा का नाम लेकर कैन के पास जाने के बजाय अमाया उसे बस मारकर बेहोश कर देता है और शुन की तलाश में रहता है। वो जब ऊपर पहुंचता है तो उसे सिर्फ शुन की भागने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी दिखती है। नीचे मौजूद शुन समझ जाता है कि अमाया शायद कैन के आसपास ही होगा और उसकी पहरेदारी कर रहा होगा, इसलिए वो नई छिपने की जगह ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद अमाया उसे चिल्लाकर बुलाता है। वो फ्रेंडली होने का नाटक करता है और कहता है कि उसने पहले ही 3 लोगों को पकड़ लिया है, इसलिए गेम लगभग खत्म है। वो शुन से कहता है कि वे साथ मिलकर काम करके जिंदा रह सकते हैं, लेकिन शुन जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। छिपने के दौरान शुन को काम आने वाली एक चीज मिल जाती है, पुराने जमाने का एक आर्मर यानी लोहे का कवच। सूरज जब धीरे धीरे डूबने लगता है तब शुन वो भारी कवच पहनकर छिपाव से बाहर आता है। उसका प्लान था कि कैन को लात मारते वक्त होने वाले ब्लास्ट से खुद को बचाने के लिए इस कवच का इस्तेमाल करेगा, लेकिन कवच बहुत भारी होने की वजह से उसके लिए हिलना डुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी शुन धीरे धीरे अमाया की तरफ बढ़ता है। एक मोड़ पर वो अपनी तलवार भी फेंक देता है और खुद को पूरी तरह बेबस दिखाता है। ये देखकर अमाया हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। चूंकि चेहरा देखे बिना किसी को बंदी बनाना मुमकिन नहीं है, इसलिए अमाया शुन के प्लान का मजाक उड़ाते हुए उसका हेलमेट उतार देता है। वो पहले ही खुद को जीता हुआ मानकर कॉन्फिडेंस के साथ कैन की तरफ चलने लगता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसकी कमर के साथ एक जंजीर बंधी है। ठीक तभी अमाया को असली सच समझ आता है। ये पूरा मामला शुन का ही प्लान था। छिपने की जगह से निकलने से पहले ही शुन ने चुपके से जंजीर का एक कोना कवच के साथ बांध रखा था। अमाया जब उसका हेलमेट उतार रहा था, शुन ने फुर्ती से जंजीर का दूसरा कोना अमाया की कमर में लपेट दिया। अब अमाया कैन तक नहीं पहुंच पा रहा है और कोई रास्ता न होने की वजह से शुन अचानक पहाड़ के किनारे से नीचे सागर में कूद जाता है और अमाया को भी अपने साथ खींच ले जाता है। नीचे गिरने से बचने के लिए अमाया पागलों की तरह छटपटाने लगता है। पानी को टच करते ही शुन जल्दी से भारी कवच शरीर से उतार देता है और दीवार के सहारे ऊपर चढ़ आता है। इधर अमाया पानी के अंदर से उस भारी कवच को खींचते ही फंस जाता है। अमाया जब ऊपर आता है तब तक शुन कैन की तरफ दौड़ना शुरू कर चुका है। बहुत ज्यादा थकने के बावजूद शुन अपनी आखिरी ताकत जुटाकर आगे बढ़ता है। आखिरकार अमाया खुद को आजाद करके उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन शुन पहले ही कैन के पास पहुंच जाता है। वो उसे लात मारता है। सब ब्लास्ट के डर से सिर नीचे कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ सेकंड बाद आसमान में अंधेरा छाने लगता है। गुड़िया फिर से हाजिर होती हैं और अनाउंस करती हैं कि शुन विनर है। इसके बाद वे असली सच बताती हैं। कैन के अंदर असल में कभी कोई बम था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ गेम को और रोमांचक बनाने के लिए झूठ बोला था। अपमान और गुस्से में अमाया चिल्लाने लगता है। उसे लगा था कि उसे अब मार दिया जाएगा, लेकिन गुड़िया शांति से बताती है कि पूरा चैलेंज सिर्फ एक खेल ही था और अब और कोई नहीं मारा जाएगा। इतनी दूर तक टिके रहने के इनाम के तौर पर गुड़िया उनमें से हर किसी को एक एक पॉप्सिकल देती हैं और जाने से पहले उसे खाने के लिए कहती हैं। इतनी सारी घटनाओं के बाद शुन और इचा एक साथ बैठकर अपनी पॉप्सिकल खाते हुए फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। खाने के बाद शुन नोटिस करता है कि स्टिक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उसे लगा शायद किसी इनाम की बात लिखी है, इसलिए वो खुशी खुशी इचा को उसे दिखाता है, लेकिन इचा की तरफ देखकर वो देखता है कि वो रो रही है। इसके बाद शुन इचा की स्टिक पर लिखा मैसेज पढ़ता है। वहाँ लिखा था, तुम बाहर हो। ठीक उसी पल गुड़िया फिर से बोल पड़ती है। वे समझाती हैं कि हर चैलेंज ने अलग अलग स्किल्स का टेस्ट लिया, इंटेलिजेंस, बहादुरी, टीम वर्क, लेकिन आखिर में सब कुछ जिस बात पर टिका है वो है किस्मत। हर पॉप्सिकल स्टिक प्लेयर की फाइनल किस्मत तय कर रही है। शुन अपनी स्टिक की तरफ देखकर समझ जाता है कि वही लकी है, वो जिंदा रहेगा, लेकिन इचा के बजाय अमाया उसके साथ रियल वर्ल्ड में वापस जाएगा। उनकी किस्मत तय होते ही गुड़िया, इचा और बाहर हुए दूसरे स्टूडेंट्स पर लेजर किरणें छोड़ती हैं। उनकी बॉडीज गायब हो जाती हैं और सिर्फ उनकी आत्मा के कुछ निशान रह जाते हैं। फाइनल गेम खत्म होने के बाद शुन और अमाया को टोक्यो के आसमान में तैरते एक विशाल क्यूब के अंदर ले जाया जाता है। जब पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि इस जानलेवा खेल से 2 स्टूडेंट्स जिंदा वापस आए हैं, तो वे उन्हें भगवान की संतान कहकर बुलाने लगते हैं। इस दुनिया के अजीब रूल के हिसाब से उनमें से एक तबाही का रास्ता चुनकर
ताकतवर भगवान बनेगा और दूसरा मौत का रास्ता चुनकर यमराज बनेगा। और ठीक यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।